नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इस कोर्स में, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने देखे थे कि स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स क्या है मटेरियल्स में। इस पार्ट में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म, जो हमने इनिशियल क्लासेस में इसका इंट्रोडक्शन किया था जब मैंने स्लिप की बात की थी, स्लिप और ट्विनिंग। तो इस क्लास में हम ट्विनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्विनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म है मटेरियल्स में, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में। तो जब मैं ट्विन की बात करूंगा तो सबसे पहले स्लिप से हम इसको समझेंगे। तो हम जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से क्रिस्टल है और मैं इस पे कुछ शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, और हमने देखा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जब बात करेंगे तब शेप चेंज होता है मेरे क्रिस्टल का, और हमने बात की थी कि स्लिप और ट्विन ये शेप चेंज करते हैं मेरे क्रिस्टल्स का। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्रिस्टल को डिफॉर्म कर रहा हूँ, तो जब मैं स्लिप की बात करूँगा तो मैंने कहा था कि स्लिप एक पर्टिकुलर प्लेन पे होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होता है। तो वो जो प्लेन होता है उसको हम स्लिप प्लेन कहते हैं, और जो डायरेक्शन होती है उसको हम स्लिप डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर मैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करूँगा तो स्लिप कुछ इस तरह से होता है। ट्विन भी कुछ इस तरह से ही हम समझेंगे। ट्विन भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे होता है जिसको हम ट्विन प्लेन कहते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होता है ट्विन डायरेक्शन। पर इन दोनों में कुछ अंतर है, आइए जानते हैं स्कीमेटिक से। तो यहाँ पे अगर मैं स्लिप करूँगा तो देखते हैं स्लिप कुछ इस तरह से होगा। ये क्रिस्टल डिफॉर्म हो गया और एक पर्टिकुलर स्लिप प्लेन पे मुझे ग्लाइड मिला या स्लिप मिला, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मुझे मिला है, तो मुझे एक शेप चेंज मिला है, इसको मैं स्लिप कहता हूँ। ट्विन में आप देखेंगे कि शेप चेंज तो मिलेगा, पर एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। जानते हैं कि ट्विन किस तरह से होता है। तो मान लेते ये मेरा ट्विन प्लेन है और ये मेरी ट्विन डायरेक्शन है, यानी ट्विनिंग मुझे कुछ इस डायरेक्शन पे मिलेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्विन जो हुआ कुछ इस तरह से, ये मेरा इनिशियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये मेरा फाइनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मुझे ट्विनिंग मिली। तो ट्विन हुआ इस प्लेन पे और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्विनिंग हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मुझे शेप चेंज मिला है, पर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे और ये जो क्रिस्टल है, और ये मैं प्लेन अगर कंसिडर करूँगा तो ये जो क्रिस्टल है, जो ट्विन्ड क्रिस्टल है, और ये जो मेरा पैरेंट क्रिस्टल है, इसको हम लिख देते हैं कि ये मेरा ट्विन्ड क्रिस्टल है और ये मेरा पैरेंट क्रिस्टल है। तो पैरेंट क्रिस्टल और ट्विन क्रिस्टल में एक ओरिएंटेशन रिलेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ओरिएंटेशन ही सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है क्रिस्टल्स का, इस प्लेन के अबव, यानी ट्विन प्लेन के अबव। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी पैरेंट में ये पॉइंट और ट्विन क्रिस्टल में ये पॉइंट, ये जो प्लेन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन है। तो एक मिरर सिमेट्री यहाँ पे आपको दिखेगी इस प्लेन के दौरान। तो इस प्लेन को भी हम कुछ इस तरह से कहते हैं, इस प्लेन को भी हम किसी टेक्स्ट बुक में मिरर प्लेन भी कंसिडर करते हैं। तो आपके पास एक मिरर प्लेन भी यहाँ पे दिखेगा जहाँ पे एक ओरिएंटेशन रिलेशनशिप मिलेगा मुझे ट्विन क्रिस्टल और पैरेंट क्रिस्टल। तो ये हो गया मेरा बेसिक डिफरेंस स्लिप और ट्विन में। अभी हम देखेंगे कि ये ट्विन किस तरह से होता है, ये मैकेनिज्म्स क्या है, इसके माइक्रो मैकेनिक्स क्या है। तो ट्विनिंग जब मैं बात करूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे चेंज इन शेप मिलता है मुझे क्रिस्टल का, और यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे एक ओरिएंटेशन चेंज मिलता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ये मेरा पैरेंट क्रिस्टल है और ये मेरा एक पैरेंट क्रिस्टल है, और यहाँ पे ट्विनिंग हुई है बीच में, और ट्विनिंग कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुई है। वो जो डायरेक्शन है उसको ट्विन डायरेक्शन कहते हैं, और जिस प्लेन पे, यानी ये जो तो प्लेन है यहाँ पे हुई है ट्विनिंग, उस प्लेन को हम कहते हैं ट्विन प्लेन। ये हमने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज मुझे मिल नहीं रहा है। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, यानी अगर आप देखेंगे कि ये सारे एटम्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में
एक ही साथ मूव हुए हैं, इस ट्विन्ड पार्ट में यहाँ पे कोई डिफ्यूजन नहीं हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ट्विनिंग होती है लो टेम्परेचर पे होती है, ये हम देखेंगे कि लो टेम्परेचर पे क्यों ट्विनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ एटम्स, आप देखेंगे कि सडन जो क्रिस्टल चेंज मिला है वो मूवमेंट ऑफ एटम्स सडन हुआ है, एक साथ हुआ है और एक डायरेक्शन में हुआ है, एक डिसिप्लिन्ड वे से, यानी एक पर्टिकुलर वे से ही हुआ है, एक साथ हुआ है, एक डायरेक्शन में, एक डिसिप्लिन्ड वे से यहाँ पे एटम्स की मूवमेंट हुई है, जिससे मुझे एक ओरिएंटेशन चेंज मुझे मिल रहा है और ये हुआ है एक ही डायरेक्शन और एक ही टाइम पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्विनिंग के। तो ये पॉइंट्स हम सारे कवर करेंगे इस पार्ट में। तो अगर मैं स्लीप और ट्विन की बात कर रहा हूँ तो ये इमेज सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी जब मैंने स्लीप की बात की थी, और हमने कहा था कि ट्विनिंग हम कंसिडर करेंगे बाद में। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास स्लीप प्लेन है और स्लीप डायरेक्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे शेप चेंज मिल रहा है। सिमिलरली जब ट्विनिंग होती है मटेरियल में तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ओरिएंटेशन है क्रिस्टल का, ये चेंज हो रहा है और एक पर्टिकुलर प्लेन और पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होता है। तो ये ट्विनिंग मैकेनिज्म है। अभी हम ट्विनिंग जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एफसीसी से। तो एफसीसी में मुझे सीक्वेंस यानी 111 प्लेन का जो सीक्वेंस है वो ABC स्टैकिंग सीक्वेंस है। ट्विनिंग एफसीसी क्रिस्टल से आसानी से समझी जा सकती है, इसलिए ये उदाहरण हम एफसीसी क्रिस्टल का यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। और जब हम डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्विनिंग एक इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म है एफसीसी मटेरियल्स में, बीसीसी मटेरियल्स में और एचसीपी मटेरियल्स में। तो जब हमें माइक्रो मैकेनिक्स की बात करनी है कि किस तरह से ट्विनिंग होती है इस क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सिर्फ एफसीसी मटेरियल का, जहाँ पे मुझे ABC स्टैकिंग मिलती है। और ये स्टैकिंग कौन से प्लेन्स की होते हैं हमने पढ़ा था जब हमने स्टैकिंग फॉल्ट पढ़े थे एफसीसी मटेरियल्स में। तो ये ABC स्टैकिंग होते हैं मेरे 111 प्लेन की। तो यहाँ पे हमने 111 प्लेन कंसिडर किए, और 111 प्लेन कहाँ पे, यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्शंस मार्क किए। ये 111 डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, और ये बार 211 डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये 111 डायरेक्शन है क्यूबिक मटेरियल्स में, तो ये जो प्लेन्स है, जो इस तरह से प्लेन्स मैंने मार्क किए, ये सारे प्लेन्स मेरे 111 प्लेन्स है। तो इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये जो प्लेन्स है जहाँ पे ये 111 डायरेक्शन है मेरी परपेंडिकुलर, तो ये जो प्लेन्स होंगे ये सारे मेरे 111 प्लेन्स होंगे। और इनका स्टैकिंग मैंने कुछ इस तरह से मार्क किया है, ABC। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने A को एक कलर दिया है, B को दूसरा कलर दिया है और C को तीसरा एक कलर दिया है। और हम जब बात करेंगे कि एफसीसी में, तो हम बात करेंगे शॉकले पार्शल्स की। शॉकले पार्शल्स हमने पढ़ा था कि ये होता है A/6 बार 211, यानी हमने देखा था कि शॉकले पार्शल्स कुछ इस टाइप के होते हैं, उनका बर्जस वेक्टर कुछ इस टाइप का होता है, 112 टाइप के। तो ये मेरे शॉकले पार्शल्स है। तो अभी देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये 1 बार 211 है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो डॉटेड प्लेन्स मैंने मार्क किए, ये जो प्लेन्स है ग्रीन वाले, ये जो प्लेन है ये मेरे बार 211 प्लेन्स होंगे। और ये जो प्लेन है रेड वाले, यहाँ पे डॉटेड लाइंस जो रेड मार्क की है यहाँ पे, ये सारे प्लेन्स मेरे 111 प्लेन्स होंगे। आइए जानते हैं कि अगर ट्विनिंग होना चाहिए तो मटेरियल में तो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे, ये जो दो प्लेन्स मैंने मार्क किए रेड वाले लाइंस से, इन दो प्लेन्स के बीच में हम ट्विनिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्विनिंग जब होता है तो ट्विनिंग के लिए हमें चाहिए कि एटॉमिक मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में, इसको लिख लेते हैं, हमने कुछ पिछले स्लाइड में पॉइंट्स लिखे थे, सेम टाइम सेम डायरेक्शन, और इसको कहते हैं डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, यानी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होने चाहिए एटम्स के। अभी हम स्लोली देखते हैं इस एटॉमिक मोमेंट्स को। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लेयर्स है यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर, ये मेरा ट्विन प्लेन, इसको मैंने मान के चल रहा हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, इस एटम्स है ये दो प्लेन्स के बीच में, इन एटम्स की मूवमेंट्स करूँगा। कैसे मूवमेंट्स करूँगा? मैं बाय शॉकले पार्शियल मूवमेंट करूँगा, यानी मैं इन प्लेन्स को a/6 डायरेक्शन में और इस मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेस करूँगा, कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एटम है और ये एटम है, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा बर्जेस वेक्टर होगा, ये मेरा b होगा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इन दो प्लेन्स के बीच में, ये हो जाएगा a/6 bar2 1 1। अभी हम स्लोली इसको डिस्प्लेस करेंगे इन सारे एटम्स को। तो आइए चलते, इस सारे 3 प्लेन्स को पहले मैं एक बार डिस्प्लेस करूँगा। तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 3 प्लेन्स को बाय a/6 bar2 1 1 डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। ये मेरी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेस किया है। इस मैग्नीट्यूड से मैं हर बार डिस्प्लेस करूँगा, इस मैग्नीट्यूड से। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने ये मूवमेंट किया है, ये जो लेयर है ये मेरे ग्रीन लेयर से मैच होगी, और ये जो लेयर है ये मेरे रेड लेयर से मैच होगी, और ये जो रेड लेयर है ये मेरे ग्रे लेयर से मैच हो गई है। तो आइए इनका पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहले मैंने 3 लेयर्स को मूवमेंट किया है और हमने एक इस तरह से मूवमेंट्स की है। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 2 लेयर्स की मूवमेंट करेंगे, ये रेड और ये ग्रे लेयर की, कुछ इस तरह से इसी मैग्नीट्यूड में। अगर मैं उनकी मूवमेंट करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ ये 2 लेयर मूव हुई, और अभी आप देखेंगे कि ये जो ग्रे लेयर है और ये रेड लेयर है एक दूसरे को मैच हो रही है, और ये जो ग्रे लेयर है और ये ग्रीन लेयर है ये मैच हो रही है। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, इस लेयर को ग्रीन लेयर के साथ। ग्रीन लेयर यानी आप समझ सकते हो कि ये ए लेयर हो गई है अभी, और ये जो लेयर है यहाँ पे रेड लेयर है ये मेरी सी लेयर हो गई है। तो कुछ इस तरह से मैं उनको चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने इनको चेंज कर दिया इस डायरेक्शन में। अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये जो लेयर है ग्रीन लेयर है इसको डिस्प्लेस करूँगा। कौन से मैग्नीट्यूड से? इस मैग्नीट्यूड से। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास किस तरह से डिस्प्लेसमेंट आएंगे, तो कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आएंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है, मुझे ये ग्रीन एटम्स को कुछ इस तरह से मैच कर गए मेरे रेड लेयर के साथ। तो आइए इसका भी कलर चेंज हम करते, तो ये हो जाएगा मेरा बी लेयर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने कुछ एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट्स किए थे, एक ही डायरेक्शन में किए, सेम डायरेक्शन में, अभी एक डिसिप्लिन्ड वे से किए और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से किए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं एटॉमिक अरेंजमेंट्स कंसिडर करूँ तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा। आप इसको थोड़ा फोकस करिए, इस तरह से और कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो प्लेन्स है, ये 2 प्लेन्स यहाँ पे जहाँ पे मैंने एटॉमिक मूवमेंट्स की थी, ये मेरे ट्विन प्लेन्स हो गए, राइट। ये मेरे ट्विन प्लेन्स है, ये मेरे ट्विन प्लेन है, या इनको मिरर प्लेन्स भी कह सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये किस तरह से मिरर की तरह काम करते हैं। अगर मैं ये प्लेन को ट्विन प्लेन मान रहा हूँ या मिरर प्लेन मान रहा हूँ, तो आप देखे होंगे कि एटॉमिक जो अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे ग्रे एटम और ग्रे एटम, यहाँ पे एक इसकी एक मिरर इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन एटम का ग्रीन एटम के साथ, रेड एटम का रेड एटम के साथ। सिमिलरली इसमें आप देख पा रहे होंगे ग्रीन एटम और ग्रीन एटम मैच हो रहे हैं, और ग्रे एटम और ग्रे एटम एक साथ मैच हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे ट्विन्ड हो गया, तो ये मेरा ट्विन्ड क्रिस्टल हो गया, इसको मैं ट्विन्ड क्रिस्टल कह सकता हूँ। और ये जो है ये मेरे पैरेंट क्रिस्टल है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट्स नहीं हुई थी, ये मेरे पैरेंट क्रिस्टल हो जाएंगे दोनों। तो इस तरह से ट्विनिंग मिली हमें एब्सिसी के केस में। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इस स्टैकिंग के द्वारा हम समझ सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरी ए बी सी ए बी लेयर थी, और बी लेयर को मैं मिरर प्लेन मान रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते ये मेरा मिरर प्लेन है। और सबसे पहले मैंने क्या किया था, इन 3 लेयर्स को मैंने मूव किया था, किस डायरेक्शन के द्वारा? बी डायरेक्शन।
तो ये हो गई जब मैं मूव करूँगा बी मैग्नीट्यूड से मैं तीनों लेयर को मूव करूँगा तो ये हो जाएगी मेरी ए लेयर, ये हो जाएगी मेरी सी लेयर और ये हो जाएगी मेरी बी लेयर। आप देखेंगे अगर इस वीडियो को पीछे करके तो आपको कुछ इस तरह से, फिर मैंने ये दो लेयर्स को मूव किया था किसके द्वारा, इस मैग्नीट्यूड के द्वारा, तो आपको मिलेगा ये ए लेयर थी, ये ए लेयर तो ऐसी ही रहेगी। यहाँ पे सॉरी अगर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगी आपको बी लेयर और ये एक दूसरे से मैच हो गई थी। एक मिनट, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब अगर मैं ए लेयर से सी लेयर को मूव कर रहा हूँ बी मैग्नीट्यूड द्वारा तो मुझे मिलेगी ए लेयर, ए को मूव कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगी बी लेयर और फिर से मूव करूँगा तो मुझे मिल जाएगी सी लेयर और फिर से मैं इसको मूव करूँगा तो मुझे मिलेगी ये सी लेयर बी को, और सी को मूव करूँगा तो मुझे मिलेगी बी लेयर और फिर से मैं इसको मूव करूँगा तो मुझे मिलेगी ए लेयर। तो यहाँ पे मैंने 3 मूवमेंट्स की थी, सी लेयर की सिर्फ एक बार मूवमेंट की थी, ए लेयर की 2 बार मूवमेंट की थी और बी लेयर की 3 बार मूवमेंट की थी। तो मेरे पास कुछ स्टैकिंग इस तरह से आएगी ए बी सी ए बी जो मेरा मिरर प्लेन है, फिर ये स्टैकिंग आएगी ए सी ए सी और यहाँ पे सॉरी ये ए लेयर होगी मूवमेंट होके और ये जो है ये बी लेयर होगी। तो कुछ इस तरह से मेरे पास अगर आप देखेंगे ये क्रिस्टल, तो ये ट्विन्ड क्रिस्टल यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। तो हम कुछ इस तरह से ए बी सी लेयर को हम कंसिडर करेंगे, आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल में कंसिडर करूँ तो मैं बी मैग्नीट्यूड से मूव करूँगा तो मुझे ए लेयर पे पहुँचूँगा, ए लेयर को बी मैग्नीट्यूड से मूव करूँगा तो मैं बी लेयर पे पहुँचूँगा और बी मैग्नीट्यूड से मूव करूँगा तो मैं सी लेयर पे पहुँचूँगा, कुछ इस तरह से साइक्लिक द्वारा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे एक ट्विन क्रिस्टल यहाँ पे मिलेगा और आप इस स्टैकिंग के द्वारा भी समझ सकते हैं। अभी ये हो गया मेरे ट्विनिंग मैकेनिज्म एफसीसी क्रिस्टल में और हमने देखा कि ये किस तरह हमें ये मूवमेंट्स मिलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें शेयर कितना डेवलप होता है। तो हमने क्या किया है कि हमने जो ए बी सी लेयर को किस तरह से मूवमेंट किया था, एक बी ए लेयर को मैंने मूव किया था एक बी से, बी लेयर को मैंने किया 2 बार और सी लेयर को मैंने किया था 3 बार। तो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। और ये जब हमने दिखाया था, हमने जब एनिमेशन देखा था तो ये हमने एक एक के बार देखा था, पर ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो मटेरियल्स में एक साथ होते हैं। यानी जब ए लेयर एक बार मूव हो रहा है तो बी लेयर मेरा 2 बार मूव होगा बर्जस मैग्नीट्यूड के द्वारा और सी लेयर मेरा 3 बार मूव होगा। और यहाँ पे अगर फिर से ए लेयर होता और ट्विनिंग इस तरह से बढ़ रही होगी तो ये जो लेयर है ये 4b से मूव होता। तो ये कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी और ये एक समय पे होगी। यानी हमने तो सिक्वेंशियली देखा था, पर ये सिक्वेंशियली नहीं, साइमल्टेनियसली एक साथ होती है ये मूवमेंट्स। तो हमने देखा था कुछ इस तरह से और ये मूवमेंट्स होती है मेरी इस पोजीशन से। सो यानी मैं बी लेयर से यहाँ पे मैं ये मैं ए लेयर कंसिडर करूँगा तो बी लेयर सी लेयर पे जाएगा और सी लेयर मेरा ए लेयर पे आएगा। तो इस तरह से मेरे मूवमेंट्स होंगे शॉकले पार्शियल द्वारा। तो अगर हम ट्विनिंग कंसिडर करेंगे तो ट्विनिंग को कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर मैं tan थीटा शेयर स्ट्रेन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा इस डायग्राम द्वारा, तो हमें पता है ये ए बी सी मेरे 1 1 1 प्लेन्स है और इनके बीच का डिस्टेंस ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम 3 लेयर ही कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी और हम देखेंगे कि कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है पूरा ये। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे tan थीटा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 3b/3d और 3b क्या है यहाँ पे हमें पता है बर्जस वेक्टर क्या हो सकता है, a/6 bar 2 1 1 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, बर्जस वेक्टर रहेगा
B/D रेशो मुझे निकालना है, और D मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे लैटिस पैरामीटर पता है A √(1² + 1² + 1², यानी हम इस तरह से डी स्पेसिंग हमने ये फॉर्मूला देखा था क्यूबिक मटेरियल्स में, h² + k² + l², यहाँ पे h k l 111 है, तो आपके पास ये d की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो शेयर स्ट्रेन मुझे मिलेगा 1/√2 जो कि मिलता है 0.7071। अभी हमने शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट किया ट्विनिंग के द्वारा, तो अभी हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कितना शेयर स्ट्रेन और कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कितना स्ट्रेन डेवलप होता है ये पहले देखेंगे। तो लेट्स से हमारे पास कुछ स्टील की वैल्यू है, और सिग्मा जो अगर मैं यील्ड स्ट्रेंथ की बात करूँगा तो मान लेते हैं कि ये सिग्मा मेरा 200 MPa और इलास्टिक मॉडुलस मेरा 200 GPa। अगर मैं इलास्टिक स्ट्रेन की बात करूँगा तो इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू आती है 0.001। तो ये मेरी इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू आई स्टील में। और अगर मैं ट्विनिंग की बात करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू मिल रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है ट्विनिंग में एज कंपेयर टू इलास्टिक स्ट्रेन वैल्यूज। इसीलिए ट्विनिंग को भी हम कहते हैं मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेरी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हम देख सकते हैं कि ट्विनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अकोमोडेट हो सकता है एक ट्विनिंग जब होती है मटेरियल में तब, एज कंपेयर टू मेरे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इसीलिए हम इसको मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन या मैसिव डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इसको मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी कहते हैं जब हम देखेंगे कि मेरा ए लेयर एक बी से मूव हो रहा है, और बी लेयर मेरा 2B से मूव हो रहा है, और सी लेयर मेरा 3B से मूव हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक मिलिट्री की तरह यानी कोऑर्डिनेटेड वे से इसका मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे कहते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं मेरे ए बी सी लेयर के, जब ट्विनिंग की बात कर रहा हूँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक साथ हो रहे, एक समय पे हो रहे और एक डायरेक्शन में हो रहे हैं। हमने एनिमेशन में एक एक बार दिखाया था, वो हम समझने के लिए कर रहे थे, पर यहाँ पे आप देखेंगे जब ट्विन होता है वो एक साथ एक समय पे एक डायरेक्शन पे होता है। अभी हम बीसीसी की जब बात करेंगे तब बीसीसी में हमने स्टैकिंग फॉल्ट्स देखे थे बीसीसी में, तो आप याद कर पाएंगे कि बीसीसी में स्टैकिंग फॉल्ट किस डायरेक्शन में होते हैं और किस प्लेन में होते हैं। हमने अगर आप याद करेंगे तो बीसीसी में स्टैकिंग फॉल्ट हमारे 112 प्लेन्स पे मुझे मिलते हैं, मुझे 110 प्लेन्स पे स्टैकिंग फॉल्ट्स नहीं मिलते। तो जिस प्लेन पे स्टैकिंग फॉल्ट्स मिलेंगे उस प्लेन पे ट्विनिंग हमें मिलता है बीसीसी के केस में। तो ये जो प्लेन्स मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, ये मेरे 112 प्लेन्स है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये मेरी 112 डायरेक्शन होगी, और ये जो प्लेन्स हैं सारे ये 112 प्लेन्स होंगे। और जब स्टैकिंग फॉल्ट मैंने क्रिएट किया था तो वो इस डिस्प्लेसमेंट द्वारा मैं क्रिएट कर सकता हूँ A/6 बार 1 1 1। तो ये जो प्लेन्स अगर मैं निकालूंगा कुछ इस तरह से, ये जो प्लेन्स है ये मेरे बार 1 1 प्लेन है। तो मैं कुछ इस तरह से रेफरेंस प्लेन्स मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से समझेंगे ट्विनिंग बीसीसी में। तो ये मैंने 3 रेफरेंस प्लेन्स मैंने मार्क कर लिए। अभी मैं क्या करूँगा, हमने देखा था कि स्टैकिंग फॉल्ट अगर मुझे तैयार करना है बीसीसी में तो मुझे एक स्टैकिंग फॉल्ट नहीं मिलता है, तो मुझे एक लेयर ऑफ स्टैकिंग फॉल्ट्स मूव करने लेयर ऑफ बीसीसी में लेयर ऑफ 112 प्लेन्स को मूव करना पड़ेगा कि अगर मुझे स्टैकिंग फॉल्ट चाहिए तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कुछ लेयर्स को यहाँ पे मूव करूँगा क्योंकि वही स्टेबल होते हैं। एक लेयर स्टैकिंग फॉल्ट नहीं होता है स्टेबल बीसीसी में, तो इसलिए मैं कुछ लेयर्स को यहाँ पे मूव करूँगा कुछ इस तरह से। मान लेते मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन से मैं मूव करूँगा ये 3 लेयर्स को ए बी सी, और ये मेरा मिरर प्लेन यानी ट्विन प्लेन ये मान के चल रहा हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से मूव करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और हमने देखा था कि यहाँ पे ये हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ट्विनिंग जब होगी तब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैं इस पोजीशन पे था तो मैं इस डायरेक्शन पे आया
तो यहाँ पे एक हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होगा, पर मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन मिला। अभी मैंने ये एक लेयर को इस तरह से मूव किया, अभी मैं इसके ऊपर की सारी लेयर यानी बी को मैं कुछ इस तरह से मूव करूंगा। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास 6 लेयर्स होती है ए बी सी डी ई एफ 1 1 2 की स्टैकिंग पे, और ये जो 1 1 2 की स्टैकिंग है मुझे बीसीसी स्ट्रक्चर देती है। अगर मैं यहाँ पे एफ लेयर को ट्विन प्लेन मान के चल रहा हूँ तो मैं ए लेयर को जब मूव करूँगा तब ए लेयर को जब मैंने मूव किया इस डायरेक्शन में, तब आप देख पा रहे होंगे कि वो जो हो जाएगा वो मेरा वो ई लेयर यहाँ पे हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरी ई लेयर है यहाँ पे, तो ई लेयर यहाँ पे हो जाएगी। उसी तरह से मैं इस बी लेयर को मूव करूँगा, बी और सी को मूव करूँगा। अगर मैं इन प्लेन्स को कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं 2 बार मूव करता हूँ, यानी इन दोनों प्लेन्स को फिर से मूव करूँगा, तो बी को मैं 2b के द्वारा मूव करूँगा 2b, और सी को मैं 3b के द्वारा मूव करूँगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ये डी प्लेन हो जाएगा, मैं 2 बार मूव करूँगा, और यहाँ पे अगर मैं मूव करूँगा तो ये सी प्लेन रहेगा, क्योंकि 3b से अगर मैं मूव करूँगा, 3b क्या है मेरा, ये मुझे मेरे पास b पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 इंटू a/6 बार 1 1 1, तो आप देख रहे होंगे कि ये हो जाएगा a/2 बार 1 1 1। तो 3 बिन से अगर मैं मूव करूँगा तो आपके पास ये मेरा बर्जेस वेक्टर हो जाएगा। ये हमने देखा था कि बर्जेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, तो ये मेरा बर्जेस वेक्टर हो जाएगा। ये अगर बर्जेस वेक्टर है तो जिस प्लेन, अगर मैं एक प्लेन को बर्जेस वेक्टर से मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास वही प्लेन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस प्लेन में अगर स्टैकिंग फॉल्ट अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एफ मेरा ये रेफरेंस प्लेन था, और ये प्लेन ई हो गया, ये डी हो गया, और ये सी हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक ट्विन स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप ट्विनिंग कर सकते हैं बीसीसी और एफसीसी मटेरियल्स में। तो अभी हम देखेंगे कि हमने एक डायरेक्शन पे मूव किया जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया था, तो यहाँ पे एक हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन तैयार हुआ था, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं अनट्विनिंग डायरेक्शन, या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनट्विनिंग हो रहा था मेरे मटेरियल में। इस डायरेक्शन में जब मैंने मूव किया तो यहाँ पे ट्विनिंग मुझे मिल रहा था। हम यहाँ पे थे इस पोजीशन पे, और इस डायरेक्शन में मूव है और इस डायरेक्शन में मूव है, तो हमें एक अनट्विनिंग सेंस मिलेगा और एक ट्विनिंग सेंस मिलेगा। तो मुझे एक ट्विनिंग और एंटी ट्विनिंग सेंस मिलता है बीसीसी में। तो आपको ये याद रखना है कि एफसीसी में कोई ट्विनिंग और एंटी ट्विनिंग सेंस नहीं होता है, बट आप बीसीसी में एक ट्विनिंग और एंटी ट्विनिंग सेंस की बात कर सकते हैं जब, यानी वो शेयर स्ट्रेस के डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इस डायरेक्शन में मूव हुआ तो एक अनट्विनिंग हो रहा था, और इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो एक ट्विनिंग मुझे सेंस मिल रहा है। तो इसीलिए बीसीसी मटेरियल्स कुछ अनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर दिखाते हैं शेयर स्ट्रेस के साथ भी। तो ये हो गया मेरा ट्विनिंग इन बीसीसी। यहाँ पे भी हम शेयर स्ट्रेन की जब बात करेंगे तो हमने देखा, अगर मैं शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो हमें ये जो मिल रहा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है a/6 1 1 1, और हम अगर ये 2 प्लेन्स का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा था कि ये जो प्लेन्स है सारे ये 1 1 2 प्लेन्स है, तो मैं ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो 1 1 2 प्लेन का कंसिडर करूँगा, और ये d 1 1 2 कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये आती है 0.707। ये एफसीसी मटेरियल के लिए ही के बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो आप d की वैल्यू इस तरह से निकल सकते हैं, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा है, h² + k² + l²। तो ये हो गया मेरा शेयर स्ट्रेन, और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं तो ये जो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अभी हम देखते हैं 2 प्रकार के ट्विन होते हैं मटेरियल में, एक एनिलिन ट्विन और एक मैकेनिकल ट्विन।
तो यहाँ पे हमने देखा था कि ट्विन जो है वो एक मिरर प्लेन की तरह, ट्विन प्लेन जो है वो मिरर प्लेन की तरह काम करता है। पर हम जब बात करेंगे मैकेनिकल ट्विन की, इसको हम डिफॉर्मेशन ट्विन भी कहते हैं, इसको हम डिफॉर्मेशन ट्विन भी लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल ट्विन मेरा कुछ इस तरह से दिखता है मटेरियल में, और एनीलिंग ट्विन अगर मैं देखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे ये लेंस शेप है, इसको भी लिख लेते हैं, एक लेंस शेप की तरह मुझे मैकेनिकल ट्विन मिलता है। इस माइक्रोस्ट्रक्चरल फीचर को देख के आप बता सकते हैं कि मटेरियल में मैकेनिकल ट्विन हो रहा है या एनीलिंग ट्विन है। एनीलिंग ट्विन हमें मिलता है क्योंकि ये एक बाउंड्री है, एक कोहेरेंट बाउंड्री, मुझे लो एनर्जी कोहेरेंट बाउंड्री मिली है, हाई एंगल बाउंड्री है ये भी, और ये जो बाउंड्री है ये एनीलिंग के समय हमें प्राप्त हो सकती है। मैकेनिकल ट्विन की जब मैं बात करूंगा तो मेरा मैकेनिकल ट्विन कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर मैं डिसलोकेशन के मूवमेंट्स की बात करूंगा, यानी शॉकले पार्शल्स की मूवमेंट की बात करूंगा 111 प्लेन्स पे एफसीसी में, तो कुछ इस तरह से मुझे शॉकले पार्शल्स की अरेंजमेंट मिलेगी, और इसलिए मुझे ये जो मैकेनिकल ट्विन है इसका शेप इस तरह से होता है, लेंस शेप की तरह। अब ये जो हो गया एनीलिंग ट्विन और मैकेनिकल ट्विन हमने देखा, इनमें क्या डिफरेंस है ये समझ सकते हैं एक्चुअल माइक्रोग्राफ से। यहाँ पे ये अलॉय में हमने दिखा है कि हमारे पास ये कुछ मैकेनिकल ट्विन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लेंस शेप स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ एनीलिंग ट्विन्स है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एनीलिंग ट्विन्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये EBSD मैप से, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एनीलिंग ट्विन्स हमें मिल रहे हैं, और इन दोनों का शेप आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंस शेप है, और यहाँ पे जो बाउंड्रीज है, ट्विन बाउंड्रीज है, वो स्ट्रेट है। तो हमें ये शेप क्यों मिलता है, लेंस शेप क्यों मिलता है? तो हमने देखा कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से क्रिस्टल है, वो शेयर होता है। तो हमने देखा यहाँ पे मान लेते ये, तो हमने देखा A लेयर B डिस्प्लेस हुआ, B लेयर मेरा 2B से डिस्प्लेस हुआ, और C लेयर मेरा 3B से डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट पे है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, और अगर मैं ट्विन स्ट्रक्चर की बात करूँगा, यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में भी बात करूँगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरे 0 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ये जो बाउंड्री है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शेयर डिफॉर्मेशन से जो स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट की वजह से मुझे जो स्ट्रक्चर मिला, वो मुझे लेंस स्ट्रक्चर की तरह ये मैकेनिकल ट्विन मिलेगा। ये इसलिए मिलता है क्योंकि मुझे यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी है यहाँ पे मिनिमाइज करनी होती है। अभी हम देखेंगे कि इस केस में एनीलिंग ट्विन में मेरे पास ट्विन प्लेन है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट कोहेरेंसी है, सिर्फ स्टैकिंग सीक्वेंस चेंज होगा। जो अगर मैं ट्विन की बात कर रहा हूँ, एनीलिंग ट्विन की, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ इस तरह से परफेक्ट कोहेरेंसी मिलेगी, यानी कोई मिसमैच यहाँ पे मिलेगा नहीं, और ये जो बाउंड्रीज है कुछ इस तरह से मिलेगी। और ये जो रीजन है सिर्फ लो एनर्जी रीजन है, यहाँ पे सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं हो रहा है। तो या इन ट्विन्स को, एनीलिंग ट्विन्स को ग्रोथ ट्विन्स भी कहते हैं, और ये जो इंटरफेसेस है ये मेरे लो एनर्जी इंटरफेसेस है, मोस्टली हमें कोहेरेंट होते हैं, तो ये कोहेरेंट ट्विन्स भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेन एनर्जी होती नहीं है, इसलिए हमें जो शेप मिलता है इनका कुछ इस तरह से मिलता है। ये सिर्फ मेरे एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं, जो कि जो इंटरफेस बना है, जो इसलिए बना है क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो बाउंड्री है, वो लो एनर्जी बाउंड्री है। हमने इसकी भी बात की थी जब हमने ग्रेन बाउंड्रीज की बात की थी कि कुछ हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज में लो एनर्जी मिलती है, तो ट्विन बाउंड्री एक उनमें से ही ग्रेन बाउंड्री है जो लो एनर्जी हमें देती है। अभी मैं डिफॉर्मेशन ट्विनिंग की बात करूंगा, क्योंकि हम इस कोर्स में ट्विनिंग की जब बात कर रहे हैं तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरह बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक प्लॉट मैं यहाँ पे निकालूंगा स्ट्रेस वर्सेस टेम्परेचर का, और हम देखेंगे कुछ इस तरह से जो ट्विनिंग स्ट्रेस है
जो मैंने बात किया कि अगर मटेरियल में ट्विन होना है तो मुझे वो कुछ इस तरह से मिलेगा। हमने देखा था कि ट्विनिंग जो मिलता है कुछ स्टैकिंग फॉल्ट्स फॉर्म करने से मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्विन स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस जो मुझे लगेगा वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है मेरे स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी पे। तो जितनी स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा उतना मुझे ट्विनिंग यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मैं अब देखेंगे कि यहाँ पे G/BS यानी ये शेयर मॉडुलस है और ये मेरा शॉकले पार्शल है जब मैं ट्विनिंग की बात कर रहा हूँ, और ये के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब मैं ट्विनिंग की बात कर रहा हूँ तो आप इस केस में देखेंगे कि इस इक्वेशन में कोई टेम्परेचर का टर्म नहीं है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि जो ट्विनिंग स्ट्रेस है वो मोर और लेस कांस्टेंट है मेरे टेम्परेचर के साथ। ये अभी मान के चल रहा है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है मुझे ट्विनिंग स्ट्रेस का टेम्परेचर के साथ। अभी हम स्लीप स्ट्रेस की बात करेंगे, या स्लीप के लिए जो स्ट्रेस लगेगा अगर मैं बात करूँगा तो वो टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से वेरी होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तब स्लीप और ट्विनिंग ये दो मैकेनिज्म्स मेजर मैकेनिज्म्स हैं जहाँ पे स्ट्रेन अकोमोडेशन हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे ये टेम्परेचर, अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ये टेम्परेचर पे इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो टेम्परेचर है इसके अबव आप देख पा रहे होंगे, इसके अबव स्लीप स्ट्रेस, यहाँ पे मैं स्लीप स्ट्रेस बात करूँगा, स्लीप स्ट्रेस से छोटा है मेरे ट्विन स्ट्रेस से। तो यहाँ पे मुझे इस टेम्परेचर के अबव मुझे स्लीप मैकेनिज्म मिलेगा, और इस टेम्परेचर के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ट्विनिंग स्ट्रेस कम है मेरे स्लीप स्ट्रेस से, तो आपको यहाँ पे ट्विनिंग मिलेगा। यानी मटेरियल प्रीफर करेगा कि ट्विनिंग से प्लास्टिक स्ट्रेन अकोमोडेट हो। तो एक टेम्परेचर के नीचे हमें ट्विनिंग मिलती है और एक टेम्परेचर के अबव हमें स्लीप मिलती है। ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी लो होता है मटेरियल्स के लिए, तो हमें जनरली ट्विनिंग एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। हालांकि इस इक्वेशन में कोई टेम्परेचर टर्म नहीं है, पर हमें ट्विनिंग इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे इस टेम्परेचर के नीचे स्लीप डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि स्लीप स्ट्रेस मेरा ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ट्विनिंग मिलती है। तो स्लीप और ट्विनिंग एक कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म्स है एक दूसरे के साथ। अगर स्लीप डिफ़िकल्ट है तब मुझे ट्विनिंग मिलती है। तो अगर हम देखेंगे इसका स्लीप का नेचर, यानी मैं कह सकता हूँ कि स्लीप स्ट्रेस मेरे अगर स्ट्रेन रेट पे भी डिपेंडेंट है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेट्स से हमने स्ट्रेन रेट के साथ हमने कंपैरिजन किया था। स्ट्रेन रेट मुझे इस तरह से मिलता है, तो अगर मेरा स्ट्रेन रेट बढ़ रहा है तो मेरा मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ना चाहिए, इस तरह से समझूंगा अगर V कांस्टेंट है तो। और मेरा मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो शियर स्ट्रेस भी बढ़ना चाहिए। हमने देखा था कि टाउ प्रोपोर्शनल है मेरे डिसलोकेशन डेंसिटी के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन रेट अगर बढ़ रहा है यहाँ पे तो स्ट्रेस स्लीप के लिए जो लगेगा वो बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया है। अगर मैं हायर स्ट्रेन रेट पे हूँ, यानी हमने देखा स्ट्रेन रेट 1 है यहाँ पे और स्ट्रेन रेट 2 है, तो स्ट्रेन रेट 2 बड़ा है स्ट्रेन रेट 1 से, तो स्लीप स्ट्रेस यहाँ पे इस तरह से बढ़ेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेरा स्ट्रेन रेट बढ़ता है तो ये जो ट्विन और स्लीप जो बिहेवियर है, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म से, ये चेंज हो सकते हैं मेरे टेम्परेचर के साथ। तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अगर मैं हाई स्ट्रेन रेट पे डिफॉर्म कर रहा हूँ तो ट्विनिंग मुझे इस हायर टेम्परेचर पे मिल सकती है। T2 पे मुझे ट्विनिंग मिल सकती है, T2 के नीचे मुझे ट्विनिंग मिल सकती है। तो हमने देखा कि ट्विनिंग मेरा स्ट्रेन रेट डिपेंडेंट है और ये ऑल्सो डिपेंडेंट है मेरे टेम्परेचर के साथ। तो क्योंकि स्लीप डिफिकल्ट हो जाती है टेम्परेचर और स्ट्रेन रेट के साथ, तो हमें ट्विनिंग मिलती है। तो आइए देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स में आप देखेंगे कि मेरे मटेरियल्स में स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जीज की मैं जब बात करूँगा तो मेरे पास कुछ एल्यूमिनियम है और यहाँ पे स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा है, और ये जो सिल्वर है यहाँ पे स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी कम है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम में स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा है तो ट्विन स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम में मुझे ट्विनिंग कम मिलेगा क्योंकि ट्विन स्ट्रेस ज़्यादा है यहाँ पे। और सिल्वर में ट्विन स्ट्रेस कम, स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी कम है, तो इस केस में सिल्वर या गोल्ड में मुझे ट्विनिंग मिलती है। तो जनरली हम देखते हैं कि ट्विनिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है जब स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी लेस देन और इक्वल टू 20 मिली जूल्स पर मीटर स्क्वायर होती है। जनरली इस एनर्जी के नीचे मुझे ट्विनिंग मिलती है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जो ट्विन स्ट्रेस है वो और ट्विनिंग है वो किस पॉइंट किस कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। वो स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, हमने देखा वो स्ट्रेन रेट पे डिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, और वो कुछ ग्रेन साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ये हम ग्रेन साइज का पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हम जब ट्विनिंग की बात करेंगे, ट्विन प्लेन और ट्विन डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हमने देखा कि एफसीसी में मेरे पास ये प्लेन है 111 प्लेन और 112 डायरेक्शन है। बीसीसी में मेरे पास 112 प्लेन है और 111 डायरेक्शन है, और एचसीपी में 10/12 प्लेन है और 10/1 डायरेक्शन से ट्विन डायरेक्शंस। अगर मैं कंसिडर करूँ स्लिप की बात, तो आप देख पा रहे होंगे कि एफसीसी में जो ट्विन प्लेन है यहाँ पे एफसीसी में और स्लिप प्लेन है दोनों सेम है यहाँ पे, और ये जो डायरेक्शन है स्लिप डायरेक्शन मैं यहाँ पे 110 की बात कर रहा हूँ, पर आप स्लिप को इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैं दोनों पार्शल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस 110 को, ये 112 डायरेक्शन भी हो सकती है। तो हमें जो एफसीसी और एफसीसी में स्लिप और ट्विन जो मिलता है वो सिमिलर प्लेन्स और सिमिलर डायरेक्शन में मिलती है। उसी तरह से मैं बीसीसी अगर कंसिडर करूँगा तो मुझे स्टैकिंग फॉल्ट सिर्फ 112 प्लेन पे मिलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 112 प्लेन है यही मेरा ट्विन प्लेन है, और 111 डायरेक्शन मेरी ट्विन डायरेक्शन है। यहाँ पे 111 डायरेक्शन है, ये मेरी स्लिप डायरेक्शन है। हेक्सागोनल में वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्विनिंग जो डिपेंडेंट होगी ये मेरी C/A रेशो पे डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे हम स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन, ट्विन प्लेन और ट्विन डायरेक्शन की तुलना कर रहे हैं। अभी जब मैं स्लिप और ट्विनिंग की बात करूंगा तब एक स्टेटमेंट मैंने बोला था कि ट्विनिंग कब होगी, ट्विनिंग तब होगी जब स्लिप डिफॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाएगी मेरे मटेरियल्स में। तो आइए इसको समझते हैं कि स्लिप कब कब डिफिकल्ट हो सकती है। स्लिप डिफिकल्ट हो जाती है लो टेम्परेचर्स पे, क्योंकि डिसलोकेशन का ग्लाइड होना डिफिकल्ट हो जाएगा लो टेम्परेचर्स पे, तो इसलिए मेरे मटेरियल में आप देख सब पा रहे होंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर अकोमोडेट होना होगा तो वो ट्विनिंग से होगा। दूसरा हाई स्ट्रेन रेट से, हमने देखा था कि हाई स्ट्रेन रेट्स जब मैं बात करूंगा 10⁻² to 10⁻4 पर सेकंड जो रेट्स है, इस रेट से अगर मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ मेरे मटेरियल को तो देखेंगे कि आपको ट्विनिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्लिप डिफिकल्ट हो जाती है। ये हमने अभी 2 स्लाइड पहले हमने देखा था। शॉक डिफॉर्मेशन, अगर हम देख पा रहे हो कि अगर शॉक डिफॉर्मेशन की बात करूंगा 10⁻9 या 10⁻12 पर सेकंड पे अगर मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ मेरे मटेरियल को, स्ट्रेन रेट इतना हाई है, तब आपको मिलेगा ट्विनिंग मिलेगी। इस केस में तो आपको एल्यूमिनियम में भी ट्विनिंग मिलती है, जो इसमें स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी भी ज़्यादा है इस कंडीशंस में। स्लिप सिस्टम्स की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास लोअर एक्टिव स्लिप सिस्टम्स हैं। तो हमने देखा था कि जब हमने वॉन माइसिस क्राइटेरिया बात की थी इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स की, तब हमने बताया था कि बीसीसी और एफसीसी में 5 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स होती है और एचसीपी में कम स्लिप सिस्टम्स होती है, लेस स्लिप सिस्टम्स। तो एफसीसी में हमें डिफॉर्मेशन जो मिलती है वो ट्विनिंग के द्वारा मिलती है। दूसरा हम देख सकते हैं कि अगर लोअर स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी है तो यहाँ पे हमें ट्विनिंग मिलेगी, और मैं स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी चेंज कर सकता हूँ मेरे मटेरियल की। अगर मैं कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स डाल रहा हूँ जो मेरे मटेरियल्स की स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी कम करेंगे, तब मुझे ट्विनिंग यहाँ पे मिल सकती है। ग्रेन साइज, तो हमने बात की थी कि ग्रेन साइज एक पर्टिकुलर रेंज पे हमें ट्विनिंग मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रेन साइज, इस ग्रेन साइज के बीच में एक स्कीमेटिक मैंने दिखा है कि
यहाँ पे डी ट्विनिंग की टेंडेंसी है और ट्विनिंग की टेंडेंसी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर रेंज में ही मुझे, या इस रेंज में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस रेंज में मुझे ट्विनिंग मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ ग्रेन साइज पे ही मुझे ट्विनिंग मिलती है। ये पार्ट हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे, पर आपके जानकारी के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि ग्रेन साइज पे भी ट्विनिंग डिपेंड करेगी, यानी कुछ रेंज पे हमें कुछ रेंज के ग्रेन साइज पे हमें ट्विनिंग मिलती है। एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि ट्विन न्यूक्लिएशन ये सबसे डिफ़िकल्ट है, पर प्रोपोगेशन ये फास्ट है। जैसे हमने बताया था कि जब हमें ट्विन चाहिए तो एक ही समय पे कोऑर्डिनेटेड मोमेंट्स चाहिए हमें। तो जैसे ए, बी और सी की मैं जो बात करूँगा एफसीसी के केस में, तो न्यूक्लिएशन कुछ इस यहाँ पे होगा, जहाँ पे मेरे ए प्लेन जो 111 प्लेन है, इस पे मुझे ट्विन को न्यूक्लिएट करना है। ये जो प्रोसेस है ये डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ट्विन न्यूक्लिएशन डिफ़िकल्ट है, पर जैसे ये न्यूक्लिएट होगी ये प्रोपोगेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में आसान है, यानी फास्ट है। और ट्विन किस तरह से प्रोपोगेट होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ट्विन इस तरह से प्रोपोगेट होते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, ट्विन प्रोपोगेट विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मटेरियल्स। जैसे मैं स्टील में देखता हूँ कि स्टील में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, 5000 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्विन इस वेलोसिटी से प्रोपोगेट हो सकते हैं मटेरियल में, यानी न्यूक्लिएशन डिफिकल्ट है पर प्रोपोगेशन फास्ट है मेरे ट्विनिंग का, जब ट्विन डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल्स में। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, जैसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है टिन क्राई, जो कि टिन में देखा जाता है। जब हम देखेंगे टिन एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे हम डिफॉर्म करते हैं तो एक साउंड आता है उससे, उसको हम टिन क्राई कहते हैं। एक क्रैकिंग साउंड आता है, उसको हम टिन क्राई करते हैं। इसके बारे में आप देख सकते हैं, कुछ वर्क है प्रोफेसर बदेशिया के, उनके कुछ वीडियोस भी है टिन क्राई के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ट्विनिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मटेरियल्स के डिफॉर्मेशन में। तो इस पार्ट में हमने देखा कि ट्विनिंग एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है डिफॉर्मेशन का, और ट्विनिंग कब होगा, जब मेरा स्लिप डिफ़िकल्ट होता है मटेरियल्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म पिच इन करेगा जब कुछ डिफॉर्मेशन कंडीशंस स्लिप को डिफ़िकल्ट बनाती है, तभी मुझे ट्विनिंग मिलता है मटेरियल में। और ट्विनिंग जब होता है तो स्ट्रेन अकोमोडेशन वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और इसको मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अभी के लिए यही रुकता हूँ, धन्यवाद।